तो देखिए इसी में फ्रिक्शन में और क्वेश्चन हम करेंगे आज प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम्पल सबसे पहले एग्जाम्पल देने से पहले मैं एक चीज़ बताऊँगा, उसी में फिर एक केस हम लेंगे। पुलिंग। पुलिंग इज़ ईज़ियर देन पुशिंग। यानी किसी चीज़ को अगर आप धक्का दोगे और उसे अगर खींचोगे, तो खींचना ज़्यादा आसान होता है। क्यों? एक तो ये समझेंगे और उसी में एक बहुत ही अच्छा केस मैं आपको बताऊँगा और बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, आप डायरेक्ट आंसर कर पाएँगे अगर आपने मेरी बात को समझा तो। पहले समझ लेते हैं कि पुलिंग यानी खींचना, पुशिंग धक्का देने से आसान होता है, ठीक है? और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी एंगल पे अगर आप करेंगे तो। अगर हॉरिज़ॉन्टली खींचेंगे या धक्का देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक सिचुएशन ये है, इसमें आप इसको F का फ़ोर्स लगा के खींच रहे हैं बॉडी को और दूसरी सिचुएशन ये है, इसी बॉडी को आप खींच नहीं रहे हैं, बल्कि पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ऐसे F का फ़ोर्स लगा के, ठीक है? तो ये किसी एंगल पर मान लो थीटा पर आप खींच रहे हैं और ये किसी एंगल थीटा पर इसको पुश कर रहे हैं यानी धकेल रहे हैं, पुश और ये पुल। मैंने कहा है पुल करना आसान होता है, तो पहले इसको समझना है और पुलिंग अगर हम कर रहे हैं, तो पुलिंग में कम से कम कितना फ़ोर्स हम लगाएँ खींचने के लिए किसी बॉडी को और ये रफ़ सरफेस है दोनों ही केस में, म्यू यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, आप चाहें तो इसमें म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यू को सेम मान सकते हैं। अब देखिए, पहले वाले केस में केवल जो दोनों केस हैं, पहले एक सिचुएशन को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। पुशिंग में क्या दिक्कत है और पुलिंग में क्या फ़ायदा हमें मिलता है। अगर आप समझें तो यहाँ एफ फ़ोर्स का कंपोनेंट अगर मैं करूँगा और इसमें एफ फ़ोर्स का एक कंपोनेंट करूँगा, तो ये जो कंपोनेंट आएँगे, इसमें ये आ जाएगा आपका एफ कॉस थीटा और ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है? एक आपका एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा। इसी तरह से ये जो फ़ोर्स है एफ और ये जो फ़ोर्स है एफ, इसके कंपोनेंट करेंगे तो ये थीटा हमने लिया तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा और ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। और यहीं से आपको सिचुएशन को समझना है। अब देखिए इसमें यहाँ नॉर्मल रिएक्शन n आ जाएगा। ए इसका मान लो मास अगर m है तो mg वेट आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा n और इसका अपना वेट आ जाएगा mg। अब यहाँ से आगे शुरुआत होती है, अभी फ्रिक्शन मैंने नहीं शो किया है, फ्रिक्शन तो पीछे ही लग रहा होगा, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? और अच्छा इसमें जो n है और इसमें n है तो n1 और n2 ये वैल्यू डिफरेंट होगी। ध्यान से देखो तो पहले वाले फिगर में जो बच्चे नए अभी जॉइन किए हैं उनके लिए मैं बता दूँ, ये एक डायग्राम मैंने बनाया है और इसमें एक में हम इसको पुल कर रहे हैं आगे की तरफ और एक में पुश कर रहे हैं आगे की तरफ। एक में पुल कर रहे हैं, एक में पुश कर रहे हैं, ठीक है? ये 2 सिचुएशन है, पुल और पुश कर रहे हैं, राइट? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पुलिंग आसान होती है, कैसे आसान होती है, वो आपको समझना है। देखिए, पहले वाले केस में देखें, तो पहले वाले केस में क्या है कि एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ है और ऊपर होने की वजह से ब्लॉक थोड़ा ज़मीन से उठा हुआ रहेगा, हल्का-सा उठा हुआ रहेगा, तो नॉर्मल फ़ोर्स N1 कम आएगा पहले केस में। दूसरे वाले केस में ध्यान दें, सेकंड वाले डायग्राम में, तो जो एफ साइन थीटा है वो नीचे की तरफ है और वो क्या करेगा इस ब्लॉक को नीचे की तरफ दबाएगा। इससे क्या होगा N2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। पहले वाले में N1 कम आएगा, दूसरे वाले में N2 ज़्यादा आएगा और फ्रिक्शन जब बॉडी चलने वाली होगी, तो उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हम जानते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन
तो जिसमें n की वैल्यू कम है वो फर्स्ट केस हो गया, क्योंकि f sin थीटा क्या करेगा, ब्लॉक को थोड़ा उठा देगा हल्का सा। और दूसरे फिगर में f sin थीटा नीचे है तो वो mg से भी ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो n2 की वैल्यू सेकंड वाले केस में n2 की वैल्यू सेकंड वाले केस में ज्यादा आएगी mg से, और फर्स्ट वाले केस में कम आएगी। अब देखिए इसमें यहाँ मैं पहले n की वैल्यू लिख के बताऊं अगर आपको, तो पहले वाले केस में n प्लस एफ साइन थीटा ऊपर और mg नीचे, तो n1 जो आएगा वो आ जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा। दूसरे केस में अगर आप देखो तो n2 ऊपर है और एफ साइन थीटा और mg नीचे है, तो आप एक चीज क्लियर देख के बता सकते हो कि n1 कम है n2 से, और इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले केस में कम आएगा दूसरे केस से, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन होता है। अब सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, पहले केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कम क्यों लग रहा है, क्योंकि पहले केस में ब्लॉक जमीन को कम दबा रहा है, वही ब्लॉक है लेकिन एफ साइन थीटा ने क्या कर दिया, थोड़ा लिफ्ट कर दिया, तो जमीन को कम दबाएगा इसलिए फ्रिक्शन कम लगेगा, इसलिए हम कम फोर्सेस से खींच पाएंगे। जबकि दूसरे वाले में हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा चलाने के लिए, यानी कि पहले वाले का एफ कॉस थीटा ये वाला और दूसरे वाले के एफ कॉस थीटा सेम नहीं है। पहले का एफ कॉस थीटा कम से कम इस एफ एल वन के बराबर होना चाहिए, तो बॉडी चल पड़ेगी, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा। जबकि दूसरे वाले का जो एफ कॉस थीटा है वो इस एफ एल टू से बड़ा हो या जस्ट बराबर हो या जस्ट इससे बड़ा भी होगा तो बॉडी चल पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे वाले का एफ कॉस थीटा जिसमें हम पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, वो ज्यादा आएगा चलाने के लिए। तो ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, केवल इतना ही बताना था कि अभी हाँ, इसमें फिर अब एक नया क्वेश्चन पुट अप करूंगा और उसके दो केस बनेंगे बहुत अच्छे। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं ये कह सकता हूँ देयर फोर इट इज easier to pull the block than to push। पहली बात तो ये समझनी थी, धक्का देने से खींचना आसान होगा। अब सवाल आता है कि जब खींचना ही है तो हम कितना फोर्स लगाएं, खींचना ही है तो फिर कितना फोर्स लगाएं। तो लेट अस फाइंड, ये क्वेश्चन भी है और आप एक थ्योरी की तरह भी समझ सकते हैं। लेट अस फाइंड एफ मिनिमम टू जस्ट पुल द बॉडी एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा। अच्छा, खींचना भी हो ना तो एंगल पे खींचोगे तो फायदा रहेगा। अगर आपने यही फोर्स एफ फर्स्ट डायग्राम देखना, अब सेकंड वाले से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सेकंड तो पुश वाला केस हो गया। फर्स्ट वाले में देखें तो एंगल पे खींचने से फायदा हमें ये मिल रहा है कि एफ का एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा इसे लिफ्ट दे रहा है, ऊपर थोड़ा सा उठा दे रहा है, जिससे नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा और उससे फ्रिक्शन भी कम लगेगा। अगर यही फोर्स मान लो, अगर आप ऐसा करते, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली लगाए होते, तो फिर n की वैल्यू mg के बराबर आ रही होती इस केस में, तो उतना एडवांटेज नहीं मिलता। जैसे यहाँ n की वैल्यू mg से भी कम हो गई। अगर हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो कोई फायदा खास नहीं मिलेगा, क्योंकि n की वैल्यू mg आएगी, जबकि यहाँ mg से कम आ रही है। तो खींचना भी है तो एंगल पे खींचे, पहली बात, खींचना भी है तो एंगल पे खींचे, राइट। अब दूसरा केस इसमें मैं बताऊंगा कि एंगल में भी एक खास सर्टेन एंगल आता है, जिस पर खींचोगे तो फोर्स जो होगा एंगल वालों में भी सबसे कम होगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये एक एंगल थीटा पे हो गया, ये दूसरे पे हो गया, ये तीसरे पे हो गया, ये चौथे पे हो गया, ऐसे बहुत सारे एंगल थीटा हो सकते हैं जिन पे खींचा जाएगा, तो उनमें भी सबसे कम फोर्स एक आता है, वो बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। वो मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले इसमें देखते हैं कि एंगल थीटा के लिए हमको सबसे कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एंगल थीटा के लिए सबसे कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, यही नीचे ही बताता हूँ, चलिए इस डायग्राम को एक बार फिर से बना लेते हैं। वैसे तो बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये दिखा सकता हूँ कि पीछे की तरफ ये एफ एल वन और आगे की तरफ एफ कॉस थीटा,
और बाकी तो फोर्स हमने यहाँ दिखाई दिए N1 और ये तुम्हारा F sin थीटा और ये नीचे आ जाएगा तुम्हारा mg। ठीक है, N1 ऊपर F sin थीटा नीचे mg और FL1। तो अगर इसे हमें चलाना है तो मैं ये कहूँगा F cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन FL1 हो, या हम लास्ट ये कह सकते हैं जस्ट बराबर हो। जस्ट बराबर से मतलब जरा सा ज्यादा हो, तो इक्वल भी कई बार ले सकते हैं, लिमिटिंग केस में इक्वल भी ले लेते हैं। जरा सी ज्यादा होगी तो उसको इक्वल ही कहेंगे। अब FL1 की वैल्यू क्या होगी और F cos थीटा, तो F cos थीटा खींचने वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल में ग्रेटर देन और म्यू N1 और N1 ऊपर लिख दिया मैंने, तो ये आ जाएगा आपका F cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स N1 और N1 की वैल्यू है mg माइनस F sin थीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये आपका F cos थीटा ग्रेटर देन म्यू mg माइनस म्यू F sin थीटा। ठीक है, अब F cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg माइनस म्यू F sin थीटा, तो ये इधर आ जाएगा, F कॉमन आ जाएगा, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा ग्रेटर देन म्यू mg। F की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ये आ गया। और मिनिमम बोला जाएगा, मिनिमम तो मैं इसमें F की मिनिमम वैल्यू यही कह सकता हूँ, म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ध्यान रहे, ये जो मिनिमम वैल्यू आई है ये इस पर्टिकुलर थीटा के लिए, जैसे मान लो 30 डिग्री का एंगल है तो 30 डिग्री का वैल्यू रखो, तो उस एंगल पे खींचने के लिए कम से कम वो जो फोर्स चाहिए वो आ गया। लेकिन इसमें भी मिनिमम हो सकता है किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए। ये किसी गिवन थीटा के लिए मिनिमम फोर्स फॉर गिवन थीटा। अब जैसे किसी क्वांटिटी को, थोड़ा मैथमेटिक्स मैंने पीछे पढ़ाया है आपको, किसी क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना होता है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं तो उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पीछे, जो बच्चे नए भी हैं उनको भी मैं बता दूंगा और जो पुराने पहले से पढ़े हुए बच्चे उनको आइडिया होगा कि ये फोर्स इस थीटा के लिए मिनिमम है, लेकिन थीटा भी तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनमें भी सबसे मिनिमम चाहिए। ये तो एक गिवन थीटा के लिए, उसमें भी सबसे मिनिमम चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो नीचे का ये वाला जो टर्म है, इसे सबसे बड़ा करना पड़ेगा। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकाल लें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकाल लें, तो हमें f की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी और उससे कम फोर्स हो ही नहीं सकता खींचने के लिए, वो सबसे कम फोर्स होगा। ये इस पर्टिकुलर थीटा के लिए। लेकिन अगर कहा जाए कि एक ऐसा थीटा भी बताना है कि जिस पे हम फोर्स लगाएं तो बॉडी खिंच जाए और उससे कम से किसी भी थीटा के एंगल पे पॉसिबल ना हो, तो इस cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा की वैल्यू आपको फिर निकालनी पड़ेगी। cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। और इसका एक तो मैं आपको बताता हूँ, पहले ट्रिक बताता हूँ। ये कई जगह यूज़ होगी, जैसे हम आगे एसएचएम पढ़ेंगे तो एसएचएम में सुपरपोज़िशन ऑफ एसएचएम जब पढ़ेंगे तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ काम आ जाएगी 2 एसएचएम में। जैसे मैथमेटिक्स में मान लो कोई ऐसा फंक्शन आए, ये बात मैं आपको पीछे बता चुका हूँ वैसे। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा अगर होता है, जब मैंने मैक्सिमा मिनिमम पढ़ाया था ना मैथमेटिक्स में, जो शुरू से बच्चे जॉइन किए हैं और वो वीडियो पढ़े हुए हैं, आप चाहो तो उसमें हेडिंग वगैरह भी मैंने लिखा है मैक्सिमा मिनिमा। अगर आपको टाइम मिले, निकालना चाहिए आपको पढ़ने के लिए, तो वीडियो पर्टिकुलर देख के ये एग्जांपल भी मैंने वहाँ दे रखा है। यूट्यूब पे जो वीडियो पड़े हुए मैंने डाल दिए और भी अपलोड कर दूँगा मैं। वाई इक्वल्स मतलब एरर वगैरह के पुराने वीडियो में डाल दूँगा, एरर वगैरह जैसे वर्नियर कैलिपर्स वगैरह के भी डाल दूँगा। ये हो चुके हैं टॉपिक। नहीं सॉरी, ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है, एरर वाला भी मैंने वेक्टर से ही शुरू किया था। तो ये मैं डाल दूँगा, पुराने अभी मेरे पास पड़े हुए हैं रिकॉर्डिंग, वो भी आप देख सकते हैं, 1-1, 2-2 करके अपलोड कर दूँगा। बढ़िया पढ़ाया है और काफ़ी अच्छा बिल्कुल समझ में आएगा आपको। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज तो मतलब तुम्हें
किताब कोई भी 2-4 भी पढ़ लोगे तो नहीं समझ में आएगा जो मैंने बताया इस तरीके से, बहुत अच्छा। वो भी डाल दूँगा। तो जब थोड़ा-सा टाइम मिले 1-1, 2-2 टॉपिक छोटे-छोटे जो पीछे के हैं, वो आप देख लेना, जो ना समझ में आए पूछ भी सकते हैं। खैर y इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, जनरल आगे के लिए बता रहा हूँ, ये वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी इनके जो कोएफ़िशिएंट होते हैं ना, वो वाला। ये होती है, ये याद रख सकते हो, लेकिन कैसे होती है वो भी समझ लो। किस थीटा के लिए होगी, तो थोड़ा-सा मैथमेटिक्स वाला पार्ट आ जाता है। अब जिनको मेडिकल के बच्चे हैं, तो उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, तो वो कम से कम जितना मैं बता रहा हूँ, उतना तो ध्यान रख ही सकते हो। अब a और b sin थीटा है, तो अंडर रूट ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और इसी में मिनिमम जब निकालनी हो, तो मिनिमम की आपको वैसे फिज़िक्स में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैथमेटिक्स में पड़ती है, तो ये माइनस में आता है, यही वैल्यू माइनस में आती है। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मिनिमम की ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ेगी नेगेटिव में, देखो फ़ोर्स नेगेटिव का कोई मतलब नहीं। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि ये कैसे आया, तो इसको क्या कर लेते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो एक बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस a कॉस का हो जाएगा साइन, और ये b और साइन का हो जाएगा कॉस, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 जब करोगे तो ये आ जाएगा a sin थीटा इक्वल्स टू b cos थीटा। तो यहाँ से tan थीटा आ गया आपका कितना, b अपॉन a। p अपॉन a को ऐसे सोच लो, कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा, जो एक्सप्रेशन है ना, उस एक्सप्रेशन में ऐसे भी ध्यान रख सकते हो डायरेक्ट। यानी ये एंगल जिसके लिए वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी, वो एंगल भी आ गया। ये एंगल, ये याद रख लोगे, फायदे में रहोगे। मेडिकल के बच्चों को तो मैं एक एडवाइस करूंगा, ये याद रखो कि इस तरह के एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, और tan थीटा इक्वल्स टू b बाई a के लिए होती है, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, आया कैसे ये, अब क्या आप सोच रहे होंगे कि फिर ये वैल्यू कैसे आएगी, तो अभी क्या करना होगा आपको, tan थीटा आपका b बाई a आ गया, tan थीटा b बाई a, तो ये b और ये a, तो अंडर रूट में ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालो, और वो इसमें रखो, तो यही रिजल्ट आ जाएगा जो मैंने लिख रखा है, आप करके देख लेना, एक लाइन का है। sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल के cos थीटा sin थीटा में रखना, y की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है? ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूँगा कि ऐसे लेंथी फालतू कैलकुलेशन नहीं करनी, जब स्टैंडर्ड रिजल्ट है ही, तो याद कर लो, टाइम थोड़ा बचेगा, डिफरेंशिएशन का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो बच जाएगा आपका। ठीक है? अब ये हो गया, तो अब देखिए आगे, तो एफ मिनिमम तो आ गया आपका म्यू एमजी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, तो अब मिनिमम का भी मिनिमम, ये जो फोर्स आया है, ये गिवन थीटा के लिए मिनिमम है, यानी कि ये मिनिमम तो है, पर वो इस थीटा के लिए मिनिमम है। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ, वो मिनिमम से भी मिनिमम है, मिनिमम ऑफ ऑल फोर्सेस, मिनिमम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो वो एफ मिनिमम जो आएगा, उसकी वैल्यू ये जो है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम वाली रख देंगे, और ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है बहुत ही अच्छा। यानी इसकी वैल्यू में अगर आप गौर करें, तो ए की जगह तो कॉस का कोफिशिएंट 1 है, ध्यान दें, कॉस का कोफिशिएंट 1 है, और इधर साइन का कोफिशिएंट क्या है, म्यू है। तो आप समझ गए होंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है, सो दैट विल बी 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इससे कम फोर्स से आप खींच के दिखा दो, कोई दुनिया का सबसे कम फोर्स है। एंड फॉर एंगल, वो एंगल भी हमें पता है, tan थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कॉस, यानी म्यू। यानी इस एंगल के लिए ये सबसे कम फोर्स आएगा, इससे कम फोर्स पे किसी भी एंगल पे खींच नहीं सकते आप, सबसे कम फोर्स आएगा। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट हो, हैंड रेज करके पूछ सकता है, मैं ऊपर से एक बार दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन हमने स्टेप बाय स्टेप चले, 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, अभी जो मैंने आज क्लास शुरू करी, यहाँ शुरू से दिखा देता हूँ, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं। बाकी वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगा, वहाँ भी देख सकते हैं। अभी क्या है, कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ कि वो अपने कम्फर्ट ज़ोन को नहीं छोड़ना चाहते, अपने हिसाब से देख लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग डाल, लाइव नहीं कर रहे वो क्लास। करनी चाहिए, लेकिन क्या है कि कई बार क्वेश्चन कुछ आता है मन में, तो पूछ सकते हो, वीडियो में थोड़ी पूछ लोगे।
तो देखिए ये मैंने पहले तो कहा पुलिंग इज़ ईज़ियर देन पुशिंग, तो पुलिंग पुशिंग का केस ये आ गया, ठीक है? इसमें मैंने फ़ोर्स F लगा के पुल करके बताया कि नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा और पुश करके बताया नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा N2 की वैल्यू। इससे फ्रिक्शन पहले केस में कम लगेगा, दूसरे में ज़्यादा लगेगा। पहले में क्योंकि कम लगेगा, इसलिए खींचना आसान होगा, पुलिंग इज़ ईज़ियर। फिर इसी में मैंने बताया कि अगर हम किसी एंगल थीटा पर फ़ोर्स अगर लगाते हैं, तो किसी एंगल थीटा पे फ़ोर्स के वही ऊपर वाला जो केस है, इसी के हमने 2 कंपोनेंट किए हैं। ये ये F के कंपोनेंट कर दिए, तो F cos थीटा आगे और FL1 पीछे खींचने के लिए F cos थीटा FL1 से आगे होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए सॉरी। तो FL cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिया लिमिटिंग केस में, जस्ट उसके बराबर वैल्यू से थोड़ा-सा ज़्यादा होगा तो बॉडी चल पड़ेगी, इसलिए मैंने इक्वल लिख दिया है। F cos थीटा और N1 जो ऊपर आया था वो वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। सॉल्व करते लाए तो F की ये वैल्यू आ गई, ठीक है? F की। तो ये मिनिमम तो है, पर ये इस गिवन थीटा के लिए जिस थीटा पे आप इसको खींच रहे हो। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट और आपको बताया, ये आगे के लिए ये एसएचएम में भी बहुत काम आएगा। एसएचएम के अलावा वेव्स के सुपरपोज़िशन में भी काम आएगा। जैसे 2 वेव इंटरफेरेंस में, साउंड में भी इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, लाइट में भी पढ़ते हैं, वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा। क्योंकि एसएचएम की इक्वेशन में इस तरह के ए कॉस ओमेगा टी और बी साइन ओमेगा टी टाइप के टर्म आएँगे, वहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आ जाएगा। एक तरह ट्रिक हो गई और वहाँ क्वेश्चन को तुरंत कर लोगे। सुपरपोज़िशन के क्वेश्चन आते रहते हैं, मेडिकल और आईआईटी एडवांस में भी कई बार आए हैं। तो मैं बताऊँगा वहाँ पे सुपरपोज़िशन का केस भी आपको पढ़ाऊँगा। एसएचएम अभी तो क टाइम है ख़ैर वहाँ पे पहुँचने में। फिर मैंने बताया कि मिनिमम ऑल फोर्सेज़, तो इससे कम नहीं होगा, तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को मैक्सिमम रख दिया। कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कॉस का कोएफ़िशिएंट a और साइन का b अगर होता है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ कॉस का कोएफ़िशिएंट है 1 और ये दूसरा क्या है म्यू, तो अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो F मिनिमम आ जाएगा म्यू mg अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है? ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, तो मैंने एक थ्योरी का पार्ट ही लेके बताया, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो पुलिंग आसान होती है, यही क्वेश्चन लिखा आ जाएगा थ्योरेटिकल टाइप के फॉर्म में। फिर उसके बाद मैंने कहा कि एक गिवन एंगल थीटा के लिए ये मिनिमम वैल्यू आती है फोर्स की। फिर इनमें भी एक पर्टिकुलर थीटा tan इनवर्स म्यू के एंगल पे जब फोर्स लगाएँगे तो इससे कम फोर्स पे खींचना पॉसिबल नहीं होगा एंड दैट आंसर इज़ म्यू mg अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और मैं बता दूँ, इसमें वर्क पावर एनर्जी एचसी वर्मा में जो बच्चे अगर लगाते हो, तो वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन है भी एक्सरसाइज में ही, जहाँ वर्क डन मिनिमम पूछा है फोर्स लगा के किसी एंगल पे, तो ये वाला फोर्स काम करेगा, मिनिमम वाला। अब ये पता है तो डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिया था क्वेश्चन में, तुरंत आप आंसर कर सकते हो, अगर ये याद है तो। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा है और यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है। इसका मास m है और कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है? और एक मास हम यहाँ लटका रहे हैं इधर, m डैश। आपको बताना है m डैश की मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम value of m dash so that block m does not move, जो inclined plane पर है वो न चले, तो m dash की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैं आपको आइडिया देता हूँ, आप थोड़ा सोचिए।
मैं देखिए क्वेश्चन क्लास में चाह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ करा देता हूँ और बाकी प्रैक्टिस के लिए तो आप करेंगे, जो डाउट वगैरह है वो आप पूछ ही रहे हैं, कुछ बच्चे डाउट वगैरह भेजते हैं, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आंसर कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें मिनिमम और मैक्सिमम से मतलब क्या है? जैसे एम डैश की वैल्यू और एम की वैल्यू, एक हम इतनी वैल्यू एम की कर दें, एम की वैल्यू इतनी ज़्यादा कर दें, एम डैश की सॉरी, एम डैश की वैल्यू इतनी ज़्यादा कर दें कि ये वाला ब्लॉक जो एम मास वाला है वो ऊपर चलना शुरू कर दे, ऊपर चलना शुरू कर दे, ठीक है? और एक केस वो है, अच्छा एक कंडीशन और दी है इसमें, वो ज़रूरी भी है, इफ tan थीटा लेस देन म्यू, इफ tan थीटा लेस देन म्यू देन फाइंड, ये कहना इसलिए ज़रूरी है कि अगर tan थीटा लेस देन म्यू होगा तो ये वाले मास की टेंडेंसी नीचे जाने की होगी। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू ये तो दिया है। अब इसमें केस क्या है कि अगर मान लो ये वाला मास हो ही ना, ये वाला मास है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो, तो ये m वाला जो मास है ये पक्का नीचे फिसल के जाएगा, यानी इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की तो है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक मास ऐसा लटकाओगे कि ये जस्ट रुक जाए नीचे जाने से, एक पॉसिबिलिटी, और इस मास को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, एक ऐसे लेवल पे ले आओ कि ये मास जो नीचे जा रहा था, अब ये ऊपर जाने लग जाए, लेकिन हमने क्या सिचुएशन लेनी है कि ये न चले, यानी जाने के कगार पर आ जाए। एक वो सिचुएशन जिसमें ये नीचे जाने के कगार से रुक जाए, मतलब क्योंकि ये तो फिसल रहा था तो एम डैश की इतनी वैल्यू रखो कि बस नीचे जाने से रुक जाए, और एक दूसरी सिचुएशन ये कि ऊपर जाने से रुक जाए। यही 2 केस बनेंगे जो कि मिनिमम और मैक्सिमम वाले होंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है और जो tan थीटा का रिलेशन दिया है, तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, और क्योंकि इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो आप देखेंगे यहाँ एक तो टेंशन T आएगा। पहला केस ले रहा हूँ, एम डैश की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम क्योंकि ये मास इतनी कम है, बिल्कुल मान लो 0 मास है, एम डैश 0 है, अभी समझना मेरी बात को, एम डैश 0 है। तो ये एम मास नीचे जाएगा, इन्क्लाइन प्लेन के नीचे जाएगा, कौन इसे नीचे खींच रहा होगा? mg sin थीटा, और इसको रोकने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन, लेकिन रोक नहीं पाएगा क्योंकि मैंने कंडीशन क्या दी है, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू। तो यहाँ फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा पूरी, लेकिन रोक नहीं पाएगा। तो जो कमी होगी, कम जो फ़ोर्स पड़ रहा है वो ये टेंशन देगा, और टेंशन आएगा इस एम डैश मास से। आपको शायद मेरी बात समझ में आई होगी। ये टेंशन और ये इसका वेट एम डैश जी चल कोई नहीं रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ टी और एम डैश जी बराबर होंगे, और इधर टी क्या करेगा, फ्रिक्शन के साथ मिलके इस एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर देगा। तो यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू जस्ट बॉडी चलने के कगार पर है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। और हमने मास एम डैश केवल इतना लगाया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक सहारा मिल गया टी से इस mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए। तो कम से कम लटकाया है, तो कम से कम वैल्यू पूछी भी है मिनिमम। तो अब यहाँ पे एक सिचुएशन तो बनेगी, एम डैश जी और टी बराबर हो गए। इधर टी और एफ एल मिलके mg sin थीटा को बैलेंस करेंगे। अब एफ एल की वैल्यू इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने बताई है आपको, म्यू mg cos थीटा होती है। याद कर सकते हो डायरेक्ट। तो अब यहाँ पर टी की वैल्यू एक तो ये आ गई आपकी एम डैश जी, ऊपर से हमने रख दी, और एफ एल वाला टर्म हम इधर ले आते हैं, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एल, जो कि म्यू एम जी कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ से आपके जी तो चला जाएगा, और एम डैश की वैल्यू आ गई एम टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है? ये मिनिमम वैल्यू आएगी। अब आपने एक सोचो, जरा दिमाग दौड़ाओ कि एम डैश को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो कभी ना कभी ये मास की टेंडेंसी ऊपर जाने की आएगी कि नहीं आएगी?
और बढ़ाते गए, अब जब ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी, तो अब फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन नीचे की तरफ कर लेगा क्योंकि टेंडेंसी ऊपर जा रही है, जाने की है। और एक समय वो आएगा जब ये मास m बिल्कुल चलने के कगार पर आ जाएगा, फ्रिक्शन नीचे ही होगा लेकिन FL लग रहा होगा डाउन द इंक्लाइन। वो केस और देख सकते हैं, वहाँ से जो m डैश आएगा, वो आपका मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है? तो अब देखिए इसमें डायग्राम ज़रा बना लेते हैं। ये ब्लॉक, यहाँ टेंशन इधर ही होगा, mg sin थीटा नीचे ही होगा, बस इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है। ये आपका m डैश g और यहाँ टेंशन T और फ्रिक्शन डाउन द इनक्लाइन नीचे की तरफ लगेगा। ये आपका FL, मतलब आप देखिए कि दोनों केस में केवल FL के डायरेक्शन को हमने चेंज किया है। अब ये जो T है, T, ये m डैश g के बराबर, ठीक है? और इधर T बराबर है FL प्लस mg sin थीटा के, ठीक है? T है आपका m डैश g और T है FL प्लस mg sin थीटा के। बस ये वैल्यू रखो, तो आप अब समझ गए होंगे आंसर आपका ऊपर वाला जो आया है और ये वाला जो आया है, इसमें बस प्लस के साइन आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगी m की, वो मैक्सिमम हो जाएगी। ये गया आपका g और m डैश आ गया m टाइम्स sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। सो दिस इज व्हाट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई? अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें और एक एग्जांपल लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन वगैरह पे काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें मैं अब आपको बताता हूँ, इसमें ईज़ी वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, कर भी लोगे आप। डबल ब्लॉक वाले क्वेश्चन अक्सर दिक्कत करते हैं बच्चे को। तो डबल ब्लॉक वाले क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर डबल से आप चाहो तो ट्रिपल, क्वाड्रुपल 4-5 ब्लॉक भी होंगे, तो वो भी सॉल्व हो जाता है। नॉर्मली 4-5 ब्लॉक तो नहीं जाएगा। हाँ, ये है कभी-कभी आईआईटी लेवल पे 3 ब्लॉक का क्वेश्चन, जैसे एक आपने देखा भी होगा एचसी वर्मा में। पहले मैं 2 का बताता हूँ, डबल ब्लॉक का कॉन्सेप्ट, ठीक है? फिर ट्रिपल का भी आप कर लोगे अगर आप 2 का समझ गए तो, ठीक है? तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? अब देखिए इसमें डबल ब्लॉक में सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है वो मैं पहले बताता हूँ। ये 2 ब्लॉक हैं, मान लो एक का मास है m1 और दूसरे का है m2 और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। नीचे का जो सरफेस है वो स्मूथ है। अब 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 सवाल बनते हैं, तो 2 सवाल में क्या है कि एक सवाल तो ये है कि किसी ऊपर या नीचे वाले मास पर फोर्स हम लगाएँगे, तो दोनों केस में बताता हूँ। दोनों केस में एक में नीचे वाले पे फोर्स लग रहा है और एक में ऊपर वाले पे लग रहा है। नीचे का स्मूथ सरफेस हमने लिया है, तो देखिए यहाँ पे फोर्स F हमने लगा दिया। क्या सवाल पूछा जाता है कि F की कम से कम वैल्यू बताओ कि दोनों ब्लॉक साथ चलें। ध्यान दीजिएगा, दोनों ब्लॉक साथ चलें। फाइंड द मिनिमम वैल्यू सॉरी, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर सेम ही आएगा। जैसे ये कहेगा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट
स्लिपिंग बिटवीन टू ब्लॉक्स स्टार्ट, या कहेगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। मैक्सिमम क्या होगी कि दोनों साथ चलें, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर फिसलना चालू हो जाएगा, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। उससे ज़्यादा होने पर तो या तो पूछेगा कि मैक्सिमम बताओ कि ये साथ चलें, या मिनिमम जिस पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी वैल्यू सेम आएगी। तो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट, मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, सो दैट टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर, यानी कि वो सिचुएशन आनी है, एफ मैक्सिमम की वैल्यू ले आते हैं कि स्लिपिंग बस होने वाली है, स्लिपिंग बस होने वाली है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बनेंगे, एक बार नीचे वाले पे फोर्स लगाएंगे, एक बार ऊपर वाले पे फोर्स लगाएंगे, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब देखिए क्या होता है, दो तरीके से कर सकते हैं, चाहो तो सूडो फोर्स लगा लो, चाहो तो बिना सूडो फोर्स के कर लो। सबसे पहले एक बात जो समझनी होती है इस इन सवालों में, वो है फ्रिक्शन का डायरेक्शन दोनों ब्लॉक पर। तो जहाँ से टेंडेंसी होती है मोशन की, फ्रिक्शन वहीं से ओरिजिनेट होता है, मैं बोल रहा हूँ ओरिजिनेट होता है। तो टेंडेंसी कहाँ पर है, नीचे वाले ब्लॉक पर। मैंने थोड़ा ऊपर उसको बनाया जानबूझ के, ये वाला जो फोर्स है एफ, तो नीचे वाला ब्लॉक खिसक के चुपके से जाना चाहता था, ऊपर वाले को बिना बताए जाना चाहता था, नीचे से खिसक के ये एफ फोर्स लगाया जब आपने। तो जब ये आगे जाएगा तो ऊपर वाले ब्लॉक को जैसे ही पता लगेगा, क्या करेगा, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले को रोकेगा, क्योंकि ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में नीचे वाला राइट में जा रहा है, तो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, क्योंकि ये वाला आगे की तरफ जा रहा है, राइट में जा रहा है। ये फोर्स जो दिया है ऊपर वाले ने नीचे वाले को दिया है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ से नीचे वाला एक्शन का रिएक्शन देगा, और ये वाला ब्लॉक पर किधर फ्रिक्शन लगाएगा, ऊपर वाले पर, आगे की तरफ, राइट की तरफ, एक्शन का रिएक्शन। देखिए टेंडेंसी मोशन की कहाँ से शुरू हुई, M2 वाले ब्लॉक से, ये राइट में जा रहा था, तो ऊपर वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में राइट में जा रहा है, इसलिए ऊपर वाले ने M2 पर लेफ्ट में फ्रिक्शन लगाया, और इस एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि ऊपर वाले ब्लॉक पर राइट में फ्रिक्शन लगेगा, एक्शन का रिएक्शन। मैंने जानबूझ के इसलिए थोड़ा ऊपर बनाया उठा के, जिससे आपको दोनों फ्रिक्शन क्लियरली दिखाई दें, कौन सा किस पर लग रहा है। कॉमन सरफेस करने से फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए यहाँ से एक बात पॉइंट क्लियर होना होगा, मैंने आज सुबह की क्लास में शुरुआत में फ्रिक्शन में लिखाया था, आपने अगर नोट्स बनाए होंगे, लिख रहे होंगे साथ में, तो एक लाइन मैंने लिखाई थी कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, लेकिन मोशन का कर सकता है और नहीं भी। अब देखिए, अगर आप गौर करें तो नीचे वाले ब्लॉक के मोशन को अपोज कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। लेकिन ऊपर वाले को देखो, तो ऊपर वाले का मोशन को तो सपोर्ट कर रहा है, ऊपर वाला तो चलेगा ही इसकी वजह से। ऊपर वाला जो ब्लॉक है, वो तो चलेगा ही इसी की वजह से। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले ब्लॉक के मोशन को सपोर्ट कर रहा है, और नीचे वाले के मोशन को अपोज कर रहा है। नीचे वाले के मोशन को अपोज कर रहा है, ऊपर वाले के मोशन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई शायद मेरे ख्याल से। ऊपर वाले को सपोर्ट कर रहा है, नीचे वाले मोशन को, लेकिन दोनों के रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में नीचे वाला राइट में जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। और नीचे वाले के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला पीछे छूट रहा था। भाई नीचे से, नीचे का जब फिसल के जाएगा राइट में, नीचे वाला ध्यान से सुने, तो ऊपर वाला पीछे छूटेगा। तो पीछे न छूटे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ। तो रिलेटिव मोशन का अपोज तो दोनों के लिए हो रहा है, लेकिन मोशन में अगर हम देखें तो नीचे वाले के मोशन को अपोज कर रहा है, जबकि ऊपर वाले के मोशन को सपोर्ट कर रहा है। ऊपर वाला ब्लॉक चल ही पा रहा है केवल फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, अब सवाल एक तो यही हो गया।
कि F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो अब सबसे पहले क्योंकि हमने क्वेश्चन में ये लिया है कि दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे, तो अब साथ अगर चलेंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों ब्लॉक को अगर हम एक सिस्टम मान लें, दोनों ब्लॉक को अगर हम एक सिस्टम मान लें, तो ये सिस्टम में जो फ्रिक्शन है, दोनों कैंसल आउट हो जाएँगे। और जब फ्रिक्शन कैंसल आउट हो जाएगा, तो केवल और केवल एक फोर्स, ध्यान रहे नीचे ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। तो मैं ये कहूँगा ये जो F है, ये m1 प्लस m2 को A का एक्सेलरेशन दे रहा है। तो जो एक्सेलरेशन A है, वो F अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि देखो दोनों को हमने एक मान लिया, इसे कहते हैं सिस्टम बाउंड्री मेथड कहते हैं। यानी पूरे दोनों ब्लॉक को एक ही सिस्टम मान लिया, तो फ्रिक्शन अपोजिट में होके कैंसल आउट हो जाएँगे। ध्यान रहे, अलग-अलग नहीं कैंसल होंगे, पूरा सिस्टम एक मान लिया। तो हॉरिज़ॉन्टल में सिर्फ़ एक फ़ोर्स बचेगा F, और F इन दोनों को A का एक्सेलरेशन देगा। एक इक्वेशन तो ये आ गई आपकी। अब देखिए ऊपर वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन, ऊपर वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन ही उसको चला रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ F इस m1 के मास को A का एक्सेलरेशन दे रहा है। जब ये देखो दोनों मास साथ चल रहे हैं, समझना मेरी बात को, दोनों मास साथ चल रहे हैं, तो अगर साथ चल रहे हैं तो ऊपर वाले को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। तो F है जो m1 के मास को A का एक्सेलरेशन देगा। अब यहाँ पे देखो F m1 और A की वैल्यू ऊपर से मैंने ये रख ली m1 प्लस m2, अभी जो निकाली है। तो एक चीज़ आप नोटिस करना कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F हो गया कि नहीं? या F, कैपिटल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। मुझे ये सबसे बड़ा चाहिए, ये बड़ा होगा यानी कि ये बड़ा होगा, और ये कितना बड़ा हो सकता है जब साथ चल रहे हों तो, यानी फिसल नहीं रहे, तो उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्या मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम लग रहा होगा। और जब फिसलते नहीं है और मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है तो क्या बोलते हैं उसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन FL और FL, ये, पर मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा फॉर F मैक्सिमम, F इक्वल टू FL, ये मैक्सिमम होगा। तो अब अगर ये मैक्सिमम होगा तो F की वैल्यू FL, और FL विल बी म्यू m1g। अब ये कैसे हुआ भाई? देखो यार, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है ये बीच में, है ना? तो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन n मिल रहा होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन इस ऊपर वाले ब्लॉक जिसका मास m1 है, उसके वेट के बराबर होगा। तो यहाँ जो फ्रिक्शन आ रहा होगा, ये फ्रिक्शन म्यू m1g या म्यू n के बराबर ही तो होगा। तो F की वैल्यू F मैक्स FL जो म्यू m1, और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से इसके बराबर रख दी, m1 F अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अब देखिए इसके बाद m1 से m1 कट गया, और बस आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा इसके बाद, तो F की वैल्यू आ गई म्यू टाइम्स m1 प्लस m2 जी। ये F आपका मैक्सिमम, क्योंकि F भी मैक्सिमम था तो ये भी मैक्सिमम। ये आपका आंसर आ गया। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। इसी में दूसरा क्वेश्चन बनेगा, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। उसमें नीचे के ब्लॉक के बजाय ऊपर के ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, दोनों साथ चल रहे होंगे। ठीक है। फिर मैं एक तीसरी क्वेश्चन और बताऊंगा आज, अगर टाइम बचेगा तो, नहीं तो फिर कल सुबह डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन उसके साथ खत्म भी हो जाएगा। ठीक है। कल मॉर्निंग में ही खत्म कर देंगे। अगर और क्वेश्चन मैं कराऊंगा दो चार और मेन मेन चीजें जो भी हैं क्वेश्चन के, जो फ्रिक्शन में, वो सब मैं कवर कर रहा हूँ इसमें। इसके बाद हमारा टॉपिक जो शुरू होगा वो सर्कुलर मोशन, और वो गॉस लॉ फिर हम कंटिन्यू करेंगे। गॉस लॉ सुबह वाली क्लास में, और सर्कुलर मोशन और ये वाला जो पार्ट है वर्क पावर वाला, वो शाम वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। और इसको अभी मैंने बिना सूडो के ही कर दिया है, नहीं तो सूडो में क्या, फिर उसमें बैठना पड़ता, फिर एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ता। उससे भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है। ये पहला
केस मैंने लिया जिसमें फोर्स हमने नीचे वाले पे लगाया। अब ऊपर वाले का और मैं बता देता हूँ, उसका आंसर थोड़ा-सा अलग आता है इससे। फिर मैं एक केस वो बताऊँगा जिसमें नीचे ग्राउंड पे फ्रिक्शन होगा, नीचे ग्राउंड पर फ्रिक्शन होगा। अभी मैंने स्मूथ लिया, आपके मन में भी हो रहा होगा कि अगर नीचे ग्राउंड पे भी होता तो क्या होता? वो भी देख लेंगे। टफ से टफ क्वेश्चन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखिए, इसी के जैसा कॉन्सेप्ट दूसरे वाले में भी लगेगा। सेकंड वाले में सिचुएशन सेम है, एक छोटा-सा अंतर है कि फोर्स अब के आपने ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाया है। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ये स्मूथ और ये म्यू, ठीक है? दोनों के बीच में। और वही केस है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F so that two blocks मूव टुगेदर। बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, एक छोटा-सा चेंज आएगा, बताता हूँ क्या। और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने ये किया भी होगा क्वेश्चन। और ये ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं, बहुत कॉमन स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, जिनके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कॉम्पिटिशन में, ठीक है? तो अब देखिए, जब ऊपर वाले को फ़ोर्स आप लगाओगे, तो ऊपर वाला चुपके से आगे जाना चाहेगा और ऊपर वाला चुपके से आगे अगर जाएगा, तो नीचे वाला इसको रोकेगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ये स्लिप करके आगे जाना चाहता है। मैंने थोड़ा उठा के बना दिया। अब सबसे पहली जो चेंज आएगी, वो ये आएगी कि ऊपर वाले पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा और एक्शन का रिएक्शन ये होगा कि नीचे वाले पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। यानी आप देखो कि नीचे वाले ब्लॉक को अगर कोई चला सकता है, तो कौन चला सकता है? फ्रिक्शन। तो नीचे वाला ब्लॉक विल बी वेरी मच थैंकफुल टू द फ्रिक्शन। वो कहेगा कि लोग फ्रिक्शन की बुराई करते हैं, ये फ्रिक्शन मोशन का अपोज़ करता है, लेकिन मेरे लिए तो इससे अच्छा कोई है ही नहीं। यही तो है, जो मुझे चला रहा है। यही तो कहेगा फ्रिक्शन, नीचे वाले ब्लॉक के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि मोशन का अपोज़ भी कर सकता है और सपोर्ट भी कर सकता है। ठीक है? मोशन का अपोज़ भी कर सकता है और सपोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, राइट? अब देखिए, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा। सिस्टम बाउंड्री मेथड जो अभी मैं बोल रहा था, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि दोनों को या 3 हो तो तीनों को एक साथ मान लेते हैं। तो फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स बन जाएँगे, वो कैंसल आउट हो जाएँगे, तो F ही है जो m1 और m2 को कुछ a का एक्सेलरेशन दे रहा है, पहली इक्वेशन। ठीक है? अब ये जो F है, ये F, ये क्या करेगा? नीचे वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ जिसका मास m2 है, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक को अगर कोई चला सकता है तो कौन? फ्रिक्शन चला सकता है, तो हम कहेंगे कि नीचे वाले ब्लॉक को F फ्रिक्शन ने m2 के मास को a का एक्सेलरेशन दिया। अब देखिए, ये जो a की वैल्यू है, ऊपर वाली इक्वेशन से हम निकाल के रखेंगे। m2 और a की वैल्यू F अपॉन ऊपर वाली इक्वेशन से, जो हमने किया था, m1 प्लस m2, राइट? क्योंकि मैंने क्वेश्चन में पूछा है आपसे मैक्सिमम, तो मैं ये कहूँगा कि ये F के प्रोपोर्शनल है। तो फॉर F मैक्स, ये जो F है, वो FL के बराबर। अब यहाँ FL की वैल्यू तो वही होगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस वही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जल्दबाजी में गलत कर जाएँगे। कॉन्टैक्ट सरफेस वही है। ये नॉर्मल फोर्स ऊपर और इसका वेट m1g नीचे। फ्रिक्शन इसी सरफेस पे लग रहा है, ध्यान रहे, नीचे वाले पे नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन इसी सरफेस पे लग रहा है, ठीक है? तो अब ये म्यू m1g ये हम रख देंगे, तो F मैक्स इक्वल्स टू FL इक्वल्स टू म्यू m1g इक्वल्स टू, ये ऊपर से हम वैल्यू रख देंगे F की। सो दैट इज m2F अपॉन m1 प्लस m2। अब पिछले वाले केस में तो एक m1 कट गए थे, यहाँ नहीं कटेंगे। तो ये जो F आएगा, क्योंकि F की वैल्यू फ्रिक्शन की आपने मैक्सिमम रखी है, तो ये भी मैक्सिमम, ये आपका आंसर आ गया। तो F मैक्स आ गया म्यू m1 m2
इंटू जी अपॉन M2। ये आ गया। ऊपर जो हमने अभी सॉल्व किया था उसके आंसर में और इसमें थोड़ा-सा ही फ़र्क है, अगर आप ध्यान से देखें। ये आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल है दोनों, और अच्छे से मेरा मतलब है कि बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है इन क्वेश्चन के पूछे जाने की। जो कॉमन टाइप के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करा रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस आप करिए, जो डाउट है वो पूछें आप। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, अभी टाइम है थोड़ा-सा। डबल ब्लॉक का ही मैं कराता हूँ, और डबल ब्लॉक में अ, दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन है, तो क्या होगा? वो अच्छा सवाल बनता है, और फिर इसको चाहो तो 3-4 में भी ले सकते हैं। 4 का तो मैंने वैसे नहीं देखा कोई क्वेश्चन, लगा सकते हैं वैसे कॉन्सेप्ट तो, वही सेम कॉन्सेप्ट चलता है। 3 का एक क्वेश्चन दिया है, अ, हालाँकि उसमें भी 2 ही सरफेस पे लिया है, तो इसी से हो जाएगा अगर आप समझेंगे तो, ठीक है? आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं डबल ब्लॉक वाला एक और केस करा देता हूँ, उसके बाद आज की क्लास रोकेंगे। अल देखिए, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है? और अब के मैं क्या कर रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ। ये 2 केजी का है, मान के चलिए, और ये 4 केजी का है सपोज़ करिए, और यहाँ इन दोनों के बीच में म्यू की वैल्यू सपोज़ करो 0.2 है, और यहाँ भी म्यू दिया है और ये 0.3 है मान के चलिए, ठीक है? और इसमें थोड़ा टफ सवाल है ये, मेडिकल के लेवल का तो नहीं कहूँगा मैं, आईआईटी के लेवल का ज़रूर है, और कॉन्सेप्ट फिर भी समझ लो, थोड़ा-सा और बेहतर आपको समझ आ जाएगी। मेडिकल में तो ख़ैर मतलब ही नहीं ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल पूछे जाने का। आईआईटी एडवांस के लेवल का मैं कहूँगा, जेईई का भी नहीं, बट चलिए थोड़ा एक तो अच्छे सवाल होने चाहिए। अब देखिए, इसमें फ़ोर्स लग रहा है, मान के चलिए इस पे लगा हो सकता है फ़ोर्स, या नीचे वाले पे किसी पे ल इस पे लगा होगा, दोनों में से किसी एक की पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं, ठीक है? तो अब देखिए, मैं ऊपर वाले पे ही सपोज़ फ़ोर्स लगा देता हूँ, और ऊपर वाले पे फ़ोर्स मान के चलिए, 1 मिनट थोड़ा-सा मैं सोच लेता हूँ, 60 18, ठीक है, तो मान लेते हैं सपोज़ करिए 20 न्यूटन का फ़ोर्स हमने लगा दिया, ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 और नीचे वाले का एक्सेलरेशन A2 क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ये A1, A2 बराबर भी आ सकते हैं और डिफरेंट भी आ सकते हैं। क्या पता ऊपर वाला तेज़ी से फिसलता हुआ निकल जाए, जबकि नीचे वाला धीरे-धीरे चले। एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाले को अगर कोई चला सकता है, तो कौन चला सकता है फ्रिक्शन? ध्यान देना इस बात पे। नीचे वाले, क्योंकि फ़ोर्स तो तुमने ऊपर वाले पे लगाया, लेकिन नीचे वाला भी क्यों चलेगा? मन में एक सवाल आएगा। तो नीचे वाला चल सकता है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है? तो वो पॉसिबिलिटी भी हम देखेंगे, क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा। 20 पे नहीं चलेगा तो हो सकता है 30 पे चले। मैंने जस्ट एक वैल्यू लिख दी है 20, मेबी शायद चल जाए, 1 चल जाए, दोनों चल जाएँ, लेट्स सी। तो इनके एक्सेलरेशन A1, A2 अलग-अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी होगी, है ना? और इसमें और क्या कर सकते हैं, ये एफ मैंने 20 न्यूटन लिया है, इसकी वैल्यू को बदल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इस एफ को मैंने ऊपर वाले 2 केजी पे लगाया है, आप नीचे वाले पे लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से आंसर बदलते रहेंगे, आइडिया कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है? तो ये बढ़िया सवाल है, इसके ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, हमें नहीं पता कि दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं, कि अलग-अलग चल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या हैं, दोनों ब्लॉक को साथ चला के एक पहले पॉसिबिलिटी देखी जाती है। इसका एक स्टैंडर्ड मेथड है, और वो स्टैंडर्ड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे सवालों में करना क्या होता है कि आपको उसको चला के देख लेना है। आपको उसे चला के देख लेना है कि अगर ये चलता है, मान के चलिए, तो साथ चलेगा, एक पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि दोनों चल रहे हैं तो साथ चलेंगे, ये पॉसिबिलिटी। तो लेट्स एज़्यूम दैट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, ठीक है?
ये एक पॉसिबिलिटी। अब देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो टेंडेंसी 20 न्यूटन आपने ऊपर वाले पे लगाया है, तो टेंडेंसी यहाँ से बनेगी तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, पहले तो ये समझो। और ये फ्रिक्शन है F1। इसका एक्शन का रिएक्शन होगा कि 4 केजी पे फिर F1 आगे लगेगा, है ना? और जैसे ही F1 4 केजी पे आगे आएगा तो 4 केजी जब आगे जाना चाहेगा, तो ग्राउंड से फिर फ्रिक्शन मिलेगा इसे पीछे की तरफ, क्योंकि F1 से इसकी टेंडेंसी आगे जाने की, तो फिर ग्राउंड से फिर फ्रिक्शन F2 पीछे मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा गौर करें, वही सिस्टम बाउंड्री मेथड हम लगा के अगर देखें तो F1 तो कट जाएगा, केवल F2 पीछे लगेगा और F 20 न्यूटन आगे लगेगा। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ फिगर में दिखा दूँ, इसमें F1 जो है ये वाला और F1 ये तो सिस्टम बाउंड्री में कट जाएँगे और ये 20 न्यूटन आगे और यहाँ पर फ्रिक्शन पीछे। अब यहाँ एक बात समझनी है कि F2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए आपको देखना होगा सिस्टम बाउंड्री में 4 और 2 6 केजी का टोटल मास है। तो 6 केजी का टोटल मास है, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन N ज़मीन पर और इधर इसका वेट 60 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है लिमिटिंग की FL2, वो म्यू की वैल्यू 0.3 ध्यान देना सबसे नीचे के सरफेस पे और N की वैल्यू 60, यानी 18 न्यूटन का हमको फ्रिक्शन मिल सकता है। अच्छा ये जो F1 है ये तो कैंसल हो गए। तो पीछे की तरफ मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो इसकी 18 न्यूटन और हमने आगे 20 न्यूटन लगाया है, यानी कि ये तो कन्फर्म है कि ये चलेंगे। ये तो कन्फर्म है कि ये चलेंगे क्योंकि 18 न्यूटन फ्रिक्शन लग के रोक नहीं पाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि F और इधर FL1, बल्कि अब ये FK कहना पड़ेगा। मैंने अलग-अलग म्यू के म्यू एस की वैल्यू अलग नहीं दी है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही FK1 के बराबर आ जाएगा क्योंकि मोशन तो होगा और इन दोनों का मास मिला के कितना 6 केजी और उसको A का एक्सेलरेशन दिया। मैं मान के चलता हूँ, एक साथ चल रहे हैं तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन A होगा। F की वैल्यू 20, ये आपका 18 और 6A, तो A की वैल्यू आ गई यहाँ से निकल के 2/6, यानी कि 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी देखो, इसमें क्या है कि ये जैसे 20 न्यूटन हमने लगा दिया, ठीक है? तो ये एक्सेलरेशन आया। अब हमको ये चेक करना है कि नीचे वाला जो है, वो अगर इसके साथ चल रहा है, ठीक है ना? ए की वैल्यू 1/3 मीटर पर सेकंड, इसमें जैसे मुझे लग रहा है वैल्यू को देख के, ये साथ ही चलेंगे तो मुझे वैल्यू थोड़ी-सी बढ़ानी पड़ेगी इसमें। एक काम करते हैं, क्योंकि तभी अच्छा सवाल बनेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। ये मैं वैल्यू को ही चेंज कर लेता हूँ, 50 न्यूटन कर देता हूँ, मेबी 50 न्यूटन पे ये दोनों के A1, A2 की वैल्यू डिफरेंट, तभी अच्छा सवाल बनेगा। दोनों केस कवर हो जाएँगे जो मैं अभी, नहीं तो फिर मुझे एक क्वेश्चन और इसमें फिर बढ़ाना पड़ेगा। अभी थोड़ा-सा और 5 मिनट लगेंगे मुझे समझाने में, मान लो ये 50 न्यूटन ही है, ठीक है? तो अब इसमें ये 50 हो गया और अब यहाँ से 32/6 ये वैल्यू आएगी। 1 मिनट इसको हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, ये 50 आगे और 18 अपोज़िट में, तो ये बचा 32, 32/6, तो 16/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। 16/3 मीटर पर सेकंड, राइट? 16/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? अब ये 16/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है और हम ये मान के चले हैं कि दोनों दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है? अब दोनों एक साथ चल रहे हैं तो तुम नीचे वाले को बताओ, नीचे वाले को, अब यहाँ से आगे एक चेक पॉइंट होगा और वो हमें देखना पड़ेगा।
तो देखो नीचे वाले ब्लॉक का एफबीडी फिर हम बनाएँगे। अब यहाँ से समझने वाली बात है, ये F1 आगे और F के2 तो ये तो चल ही रहा है, इसकी वैल्यू तो 18 न्यूटन है। ये F1 माइनस Fk2 नीचे वाले ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूँ मैं। Fk2 है जो इस कितना मास था इसका 4 केजी। 4 केजी के ब्लॉक को 16 7 चल रहा है ना, तो 16/3 का एक्सेलरेशन देगा। अब ये F1 माइनस 18 और ये 64/3 तो F1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 18 प्लस 64/3 तो 18 3 54 और ये 61 18/3 आ गया आई थिंक ये आ गया 54 64 एक 118/3 इतने न्यूटन का फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा। ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, नीचे वाला ब्लॉक जो कि 4 केजी का है, उसको आगे की तरफ फ्रिक्शन मिल ही रहा था F1 और इधर नीचे से ये 18 न्यूटन मिल रहा था। क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस तो 4 का ही है ना, जो ज़मीन के कॉन्टैक्ट में, तो फ्रिक्शन तो 4 केजी पे ही लग रहा है, भले ही वेट दोनों का हमने लिया, लेकिन कॉन्टैक्ट सरफेस तो F2 का ही है। तो मैंने लिखा F1 आगे Fk2 पीछे और इतना 4 केजी का 16/3 एक्सेलरेशन हम मान के चलें, यही तरीका होता है कि मान लेते हैं। फिर अभी इसको चेक करेंगे कि साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो कैसे चेक होता है वो मैं बताऊँगा अभी, ठीक है? तो यहाँ से F1 की वैल्यू हमने निकाल ली और F1 की वैल्यू सॉल्व होके 118/3 आ गया। कितना आ गया? 118/3 अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है, चेक पॉइंट। ये मेन बात है समझने की। अब ये F1 की वैल्यू 118/3 आई, F1 की वैल्यू। अब हमें देखना है कि F1 की वैल्यू इतनी हैवी या नहीं। यानी जेब में पैसा खर्च किया इतना, बोले इतना खर्चा हो गया, जेब में थी नहीं। जेब चेक करी तो जेब में ₹100 निकले, कह रहा है कि मैं प ₹500 करके खर्च करके आया न्यू ईयर की पार्टी, जेब में ₹100 नहीं थे। तो F1 की वैल्यू कितनी है? F1 यानी कि 2 केजी और 4 केजी के बीच में फ्रिक्शन। तो F1 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, क्योंकि साथ चल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर लग सकता है, तो वो म्यू M1G के बराबर लग सकता है और म्यू में ये म्यू1 ये वाला म्यू1 और ये वाला म्यू2 देखो F1 2 और 4 के बीच में है, ध्यान रहे। 2 और 4 के बीच में तो इसी सरफेस पे कांटेक्ट होगा और नॉर्मल रिएक्शन भी यहीं का चाहिए M1G मैंने इसलिए लिखा। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा उसके FL1 की, क्योंकि F1 की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? F1 उससे ज़्यादा मेरी बात नहीं समझे होंगे, मैं फिर से बोलता हूँ। पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन चलो निकालते हैं, 1 मिनट इसको समझो। तो ये वैल्यू हो गई 0.2 ये वैल्यू हो गई 0.2 और M1 की वैल्यू कितनी है? M1 की वैल्यू है ये। तो यहाँ से जो फ़ोर्स निकल के आया 4 न्यूटन, यानी औकात 4 न्यूटन की है, खर्च करने की बात कर रहा है 118/3 ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। है ना? ये वैल्यू आप देखोगे तो 3 से 9 तो 28 3 काफ़ी करीब 35 तो नहीं करीब-करीब 30 अ, 40 40 से थोड़ा-सा ही कम है ये, है ना? और यहाँ 4 न्यूटन खर्च कर सकता है, इससे ज़्यादा तो अवेलेबल ही नहीं है। इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है F1 की वैल्यू क्योंकि F1 4 न्यूटन हो सकता है जबकि यहाँ से कैलकुलेट करके जो क्योंकि एक्सेलरेशन हम मान के चले थे, यानी हमने जो शुरुआत में माना था, वो गलत माना था कि साथ चलेंगे, यही चेक पॉइंट होता है। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने 20 न्यूटन वाला जो केस मैंने लिया था ना, आप उसको सॉल्व करके देख लेना एक बार इसी तरीके से और वहाँ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे ऐसा लग रहा था देख के कि ये साथ चलते तो यहाँ फिर F1 की वैल्यू ये जो आई है और इधर FL1 की वैल्यू से कम ही आती, तो वो केस में फिर साथ चलते अगर कम आती है। तो। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। भाई ये जो F1 है साथ चल रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन टाइप का हो गया ना, स्टैटिक फ्रिक्शन टाइप का हो गया तो इसकी वैल्यू FL1 से तो बड़ी हो ही नहीं सकती थी, ये जो F1 आया है। इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती थी। तो बट मैं यहाँ लिख रहा हूँ F1 इज़ ग्रेटर देन FL1 व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल और यहाँ से फिर क्वेश्चन को एक बार आधा पार्ट फिर से सॉल्व करना रहता है। इसीलिए मैंने वैल्यू बदल दी कि दोनों चीज़ें आ जाएँ। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 20 न्यूटन जब लिया था तो वो आप करके देखिएगा एक बार।
मुझे ऐसा लग रहा था, इसीलिए मैंने वैल्यू को चेंज कर दिया कि इस केस में जब 20 न्यूटन लेके चलते ना तो F1 की वैल्यू इससे कम आती 4 न्यूटन से, ऐसा मुझे लग रहा था देख के, ठीक है? तो और अभी आप चेक करना चाहो तो यहाँ जैसे 16/3 की जगह 16/3 की जगह 1/3 आया था, तो 4/3 ये, 18 ऐड कर लो, 4, 18, 3 ये भी शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा ही आ रहा था, मे बी। तो व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी ज़्यादा आ रहा था शायद मेरे ख्याल से, है ना? कोई बात नहीं, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल देयरफॉर 2 ब्लॉक्स 2 blocks will not move together। अब ये अलग-अलग चलेंगे। तो अब यहाँ से नए तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? तो अब क्या होगा, ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक का नॉट मूव टुगेदर यानी स्लिप करेंगे, और स्लिप करेंगे तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ऊपर वाले ब्लॉक 2 केजी में देखें, इसमें 50 न्यूटन आगे लग रहा था, और इसमें यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा Fk1। ध्यान रहे यही वैल्यू Fk1 की होगी 4 न्यूटन। तो अब इसका जो एक्सेलरेशन A1 है वो हम निकालेंगे, 50 माइनस Fk1 इस 2 केजी को A1 का एक्सेलरेशन दे रहा है, फिसलेगा। तो 50 माइनस 4 और 2 A1, तो A1 की वैल्यू आ गई भैया यहाँ से 46 2 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 16/3 नहीं होगा। अब आ जाते हैं नीचे वाले में कौन-कौन चलाएगा, यही इक्वेशन बनेंगी, और इसमें आप देखें कि नीचे वाले ब्लॉक में यहाँ Fk1, ठीक है? और इधर यहाँ Fl1, गौर करना इस बात पे। अब ये ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 18। एक सेकंड, हाँ, 18 न्यूटन थी। ये 18 न्यूटन है, और ये कितना है, 4 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा। अब सिंपल सा लॉजिक लगाओ, फ्रिक्शन मैंने बताया था, फ्रिक्शन क्या होता है, कंजूस होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, कंजूस होता है। तो अब ये 4 न्यूटन में तो कोई बदलाव आने से रहा, लेकिन अगर ये 18 लगा देगा तो जो 4 केजी का ब्लॉक था ये पीछे नहीं चला जाएगा, और फ्रिक्शन अपनी वैल्यू इतनी खर्च करेगा नहीं, ठीक है? और फ्रिक्शन अपनी वैल्यू फिर कितनी खर्च करेगा, ज़ाहिर-सी बात है, 4 न्यूटन ही खर्च करेगा। गौर कीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ तो स्लिपिंग होगी, ऊपर 2 केजी 4 के बीच में स्लिपिंग होगी, इसलिए काइनेटिक 4 न्यूटन लग रहा है। लेकिन ग्राउंड पे अगर 18 न्यूटन फ्रिक्शन ने अपनी पूरी वैल्यू खर्च कर दी, तो ये बैक चलाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, फ्रिक्शन कंजूस होता है। तो अपनी वैल्यू 18 न्यूटन खर्च ही नहीं करेगा, यानी नीचे का जो 4 केजी का ब्लॉक है, वो तो रेस्ट में रह जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम ये सिचुएशन को देख के कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू नहीं लगेगी, बल्कि यहाँ पे FS1 लग रहा होगा, कितना, 4 न्यूटन, और फ्रिक्शन पूरी वैल्यू खर्च नहीं करेगा। 1 सेकंड, हाँ गौरव, बोलो, मैं 1 सेकंड अलाउ कर रहा हूँ, हाँ बोलो। सर ये FL2 और FS2 होगा ना सर? हाँ, सॉरी वो गलत लिख दिया मैंने, नीचे वाले सरफेस के लिए लिख रहे हैं ना, तो FL2 और FS2, ठीक है? अब ये बताओ कि जो मैं अभी नीचे वाले ब्लॉक के लिए बात बता रहा हूँ, वो समझ में आ रही है? कि 4 न्यूटन आगे लग रहा है और लिमिटिंग फ्रिक्शन 18 न्यूटन लग नहीं सकता, नहीं तो उल्टा चलेगा, ऐसा कभी होता है क्या? तो अब ये 4 न्यूटन लगेगा, और इससे हम ये कह सकते हैं कि जो A2 एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे का ब्लॉक तो रुका रह जाएगा, और ऊपर का ब्लॉक 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फिसल जाएगा। बात आई कुछ समझ में? सबसे मेन जो पॉइंट है, ये यस चेक सर। पॉइंट है इसका। अब जैसे इसी चीज़ को अगर आप चाहो, टाइम मिले, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा अभी कुछ देर में, तो इसको एक बार और समझ लेना। वीडियो देख के एक बार और समझ लेना, और इसकी अप्रोच समझिए। मेन ये जो चेक पॉइंट मैंने बताया ये ख़ास है।
यहाँ पे ये देखना होता है कि जो फ्रिक्शन लग रहा है, वो कितना लग रहा है, ठीक है? चलिए आज रुकते हैं यहाँ पे। और किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलिए रुकते हैं फिर।